यादव की चेतावनी, किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं। अब राजस्थान में होगा जाति आधारित सर्वेक्षण, मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला। अतीक अहमद की भी भाभी जैनब ने खेला नया पैंतरा, उमेश काल हत्याकांड में कोर्ट पहुंची। इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल, केसी वेणुगोपाल ने दिलाई सदस्यता। जेपी नड्डा और अमित मालवीय पर केस, सोशल मीडिया पर राहुल को बताया था रावण। नमस्कार, स्वागत है आपका इन वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। जातिगत जनगणना पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जातिगत जनगणना देश को एकजुट करने के बजाय उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का एक उचित प्रयास है। 70 साल बाद हमें भारतीय होकर जीना चाहिए। हम एक हैं और हम सब भारतीय हैं। जातिगत जनगणना की प्रामाणिकता क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के हाथ में रजिस्टर आ गया है, जिसको चाहे उस जाति में डाल दे। क्या जनगणना में आने के बाद ही लोगों को लाभ मिलेगा? ये सब चुनावी खेल हैं और पहले भी मंडल आयोग हुआ है। देखिए, ये जो देश को एकजुट करने की बजाय उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का कुत्सित प्रयास है। 70 साल के बाद हम भारतीय होकर जीने चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और ये जो जातिगत सेंसस करवा रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार के हाथ में रजिस्टर आ गया, जिसको चाहे वो जिस जाति में डाल दे, कोई प्रामाणिकता नहीं है। और क्या सेंसस में आने के बाद ही लोगों को लाभ मिलेगा? सैकड़ों लोग कह रहे हैं कि हमें आज तक आगे देखा नहीं गया। तो ये सारा चुनावी खेल है। पहले भी हुआ था मंडल आयोग, और इन पार्टियों को जो जो सत्ता में रही हैं और आज जातिगत गणना की पैरवी कर रही हैं, उनको बताना चाहिए कि जितने जितने साल वो सत्ता में रहे, उन्होंने इन जातियों के लिए क्या किया। उत्तराखंड के डीजीपी भी दरोगाओं और इंस्पेक्टरों के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी रिमोट एरिया में ड्यूटी नहीं करना चाहते। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि दरोगाओं और इंस्पेक्टर को पहाड़ पर भेजना बड़ी समस्या है। मैदानी जनपदों से स्थानांतरित किए गए दरोगा और इंस्पेक्टर पहाड़ी क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं। प्रशासनिक कार्यों में चुस्ती लाने के लिए उत्तराखंड में 2 जोन बनाए गए हैं। गढ़वाल मंडल में ज्यादातर पहाड़ी जनपद और रिमोट एरिया है। रिमोट एरिया में पुलिसकर्मी ड्यूटी करने से हमेशा बचते रहे हैं। पुलिसकर्मियों की नजर कुमाऊं मंडल पर रहती है। कुमाऊं मंडल में पोस्टिंग के लिए पुलिसकर्मियों का जुगाड़ और राजनीतिक दबाव कम आ जाता है। नैनीताल और ऊधम सिंह नगर 2 जिले पुलिसकर्मियों की पसंदीदा जगह हैं। ट्रांसफर होने के बावजूद दारोगा और इंस्पेक्टर नैनीताल और ऊधम सिंह नगर छोड़ना नहीं चाहते। एक बार पोस्टिंग मिलने के बाद बराबर जमे चाहते हैं और नैनीताल और ऊधम सिंह नगर से ट्रांसफर रुकवाने में राजनीतिक दबाव भी डाला जाता है। ट्रांसफर के 1.5 साल बाद भी पुलिसकर्मी कुमाऊं मंडल में जमे हुए हैं। मलाईदार थानों में चौकियों में काबिज पुलिसकर्मी जुगाड़ से बने रहते हैं। डीजीपी की सच्चाई से साफ है कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी दरोगाओं और कोतवालों की आगे बौने साबित हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज दिन पहले पकड़े गए संदिग्ध आतंकी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल संदिग्ध आतंकी रिजवान अशरफ का उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से कनेक्शन पता चला है, जिसके बाद जांच एजेंसी इसकी जांच करने प्रयागराज पहुंची।
जानकारी के अनुसार जांच एजेंसियां नैनी इलाके में कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। इसी संबंध में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आरिफ के यहां छापेमारी हो रही है। मोहम्मद शारिफ समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव रह चुके हैं। उनका आरोप है कि संदिग्ध आतंकी रिजवान का सपा नेता शारिक के परिवार से बेहद करीबी रिश्ता रहा है। शारिक के चचेरे भाई हसन से रिजवान की गहरी दोस्ती है। दोनों के बीच कुछ संदिग्ध बातचीत के आधार पर जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। रिजवान की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लखनऊ से की थी। सूत्रों का दावा है कि रिजवान अशरफ ने जांच एजेंसी को दिए गए बयान में तमाम चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक सपा नेता शारिक के घर में संदिग्ध आतंकी मोहम्मद रिजवान अक्सर आता है और इसी इलाके में कमरा लेकर रहता भी था। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में ही वह इंजीनियर रिजवान से मौलाना रिजवान बन गया था। जेपी नड्डा और आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में मानहानि का परिवाद दर्ज कर दिया गया है और कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी को रावण बताने पर यह परिवाद दर्ज कराया है। परिवाद दर्ज कराने वाले कांग्रेस विधि विभाग के जिला अध्यक्ष और एडवोकेट दिनेश जोशी का आरोप है कि भाजपा के एक्स अकाउंट से राहुल गांधी की छवि धूमिल करने के लिए पोस्ट डाली गई थी। इससे राजस्थान समेत देश भर के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आपको बता दें कि कल शुक्रवार को इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता और वकील जसवंत गुज्जर ने जयपुर के एक कोर्ट में अर्जी दायर की थी और जिसमें राहुल गांधी को रावण बताने पर जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ धारा 499, 500 और 504 में केस दर्ज करने की मांग की गई है। बसपा नेता इमरान मसूद शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इमरान मसूद पहले कांग्रेस में ही थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद इमरान मसूद सपा में चले गए, लेकिन वहां भी वे ज्यादा दिन तक नहीं रहे और फिर बसपा में चले गए थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ करने पर हाल ही में बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इमरान मसूद ने राहुल गांधी असली हीरो बताते हुए कहा कि राहुल गांधी ही बीजेपी को रोक सकते हैं। उन्होंने सदस्यता ग्रहण करने से पहले कहा था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को छोड़कर सपा में जाकर वे संतुष्ट थे, लेकिन बात नहीं पाई। अखिलेश यादव ने उनसे किए वादे पूरे नहीं किए। पूर्व बसपा नेता ने कहा कि चुनाव के दौरान समर्थकों का बहुत दबाव था। वहीं बसपा से निकाले जाने के बाद उन्होंने कहा कि बसपा में मेरी सोच थी कि सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और आपको विपक्षी गठबंधन में आना चाहिए। इस वजह से उन्हें मुझे निकाल दिया। देवरिया जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। देवरिया में हुए सामूहिक हत्याकांड को लेकर एक और जहां राजनीतिक गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ, वहीं मामले में सीएम योगी ने सख्ती से जांच के आदेश दिए। फिलहाल हत्याकांड के 6 दिन बाद आज मृतक सत्य प्रकाश दुबे का छोटा बेटा देवेश कुमार दुबे अपने गांव पहुंचा। जानकारी के अनुसार देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते 6 लोगों की हत्या हुई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में देवेश कुमार दुबे के माता-पिता, 2 बहन, 1 भाई समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं इस दौरान बीजेपी के नेता शशांक मणि त्रिपाठी ने पीड़ित देवेश कुमार दुबे को 1 लाख रुपए नगद सहायता धन राशि दी और शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि मेरी पार्टी और पूरा समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। इस दौरान पीड़ित देवेश कुमार ने कहा कि उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है।
फिलहाल प्रदेश सरकार ने इस मामले में सख्ती से काम लिया और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी व देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर स्थापित करने के साथ ही योगी सरकार प्रदेश को सूक्ष्म व लघु उद्योगों के इमर्जिंग हब के तौर पर भी स्थापित कर रही है। ग्रेटर नोएडा में टॉय व फर्नीचर पार्क की स्थापना करने व इस परियोजना में रिक्त प्लॉट्स के आवंटन के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने स्कीम शुरू कर दी है। स्कीम के जरिए सेक्टर 28, 29, 32 व 33 में नॉन प्ल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स खोलने की मदद से 4000 स्क्वायर फीट तक की प्लॉटिंग के लिए आवेदन है। 27 अक्टूबर तक इस स्कीम में भूमि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है और 17 नवंबर को ड्रॉ के जरिए सफल आवेदनकर्ताओं की सूची जारी की जाएगी। सीएम योगी द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई इस स्कीम में प्लॉट लेने वाले उद्यमी 240 कैटेगरीज के अंतर्गत आने वाले उद्योगों MSME, 24 प्रकार के हस्तशिल्प, टॉय व 9 तरह के ODOP की मैन्युफैक्चरिंग संबंधी यूनिट लगाने में सक्षम होंगे। इसमें से भी 95% भूखंड निर्धारित कैटेगरी के तहत यूनिट्स लगाने के लिए 5% भूखंड स्टार्टअप्स के लिए रिजर्व्ड रखे जाएंगे। वही स्कीम में 1,03,542 प्रति स्क्वायर मीटर की दर से कुल प्रीमियम अमाउंट 7.93 लाख से लेकर के 5.41 करोड़ के बीच निर्धारित किया गया है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की मोस्ट अविडेटेड पत्नी जैनब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नया पैंतरा आजमाया है। उसने उमेश पाल शूटआउट केस की FIR रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। बहन शबाना अनीस के नाम से याचिका दाखिल कर जैनब फातिमा ने प्रयागराज पुलिस की FIR को रद्द करने की मांग की। आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने जांच के आधार पर उमेश पाल शूटआउट केस में जैनब फातिमा की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि जैनब फातिमा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। बहन शबाना अनीस की अर्जी पर हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होने की उम्मीद है। अर्जी की कॉपी प्रयागराज पुलिस को मिली है। प्रयागराज पुलिस मामले में जवाब दाखिल करने वाली है। वहीं आइडेंटिफिकेशन सेंटर में फोटो खिंचवाने से बचने के लिए अब उसने बहन की तरफ से याचिका भी दाखिल कर दी है। जैनब फातिमा पर उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों को फरार होने में मदद करने का आरोप है। जांच एजेंसियों के हाथ अतीक अहमद की भाभी तक नहीं पहुंचे हैं। इस बीच जैनब फातिमा ने नई चाल चल दी है। बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद अब राजस्थान सरकार की तरफ से रुख साफ कर लिया गया है। अशोक गहलोत की सरकार अब राजस्थान में जातीय आधारित सर्वेक्षण करवाएगी। जिसके लिए राजस्थान ने शनिवार देर रात आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि राजस्थान में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव से पहले जातीय आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी करने के लिए आदेश दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने निजी एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। कांग्रेस जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अपने संकल्प पर काम कर रही है। सीएम गहलोत मॉडल को भी देखते हुए राजस्थान में जाति सर्वेक्षण करवाएगी और यह सरकार के लिए बड़ा फैसला होगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। अब इस हत्याकांड में राजनीतिक गहमागहमी काफी तेज है। देवरिया में हुए सामूहिक हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर कई राजनेता अपनी आवाज बुलंद करते हैं और प्रशासन समेत राज्य सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में मिलने गए। आपको बता दें कि देवरिया में हुए हत्याकांड में दो परिवारों के बीच खूनी जंग देखने को मिली। इस दौरान जहां प्रेम यादव की हत्या हुई, वहीं सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। सत्य प्रकाश दुबे के परिवार में अब सिर्फ दो ही बच्चे जिंदा हैं, जिनमें एक युवक की हालत गंभीर है और इसी युवक से मिलने योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने एक्स प्रोफाइल से पोस्ट करते हुए लिखा कि हर शासक का एक राजधर्म होता है कि वो अपने सभी नागरिकों को एक आंख से देखे, जाति धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव ना करे। वहीं अखिलेश यादव ने भी सत्यप्रकाश दुबे के घायल बेटे से मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और उन्होंने शेष पीड़ित के यहाँ उनकी जाति के तमाम बड़े सांत्वना देने घर पहुंच गए, लेकिन मृतक प्रेम यादव के यहाँ कोई भी उनकी जाति का नेता नहीं गया जो उनके परिवार का दुख दर्द बांट सके। जब जाति जाति का खेल चल रहा है तो सब पीछे क्यों हैं? देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में हुए नरसंहार के मामले में अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो ये एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त करे व रखें और ऐसा कोई भी काम ना करें जो माहौल बिगाड़े। देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में हुए नरसंहार के मामले में कल देर रात मृतक प्रेमचंद्र यादव के घर बेदखली की नोटिस चस्पा कर दिया गया था। वहीं रुद्रपुर तहसील के तहसील कोर्ट संख्या में सुनवाई तकरीबन 11 बजे शुरू हुई, जिसमें मृतक प्रेमचंद यादव के पक्ष से अधिवक्ता पेश हुए क्योंकि राम भवन यादव की हत्या के मामले में जेल में है। वहीं दूसरी तरफ मृतक सत्य प्रकाश दुबे का लड़का देवेश गांव में पहुंचने के बाद अपने पैतृक घर पहुंचा। सबसे पहले जिला प्रशासन और स्थानीय नेताओं के सहयोग से देवेश फतेहपुर गांव में अपने घर में पहुंचा और वहां पर मां बाप भाई बहन का कत्ल किया था। देवेश के साथ कई नेता और समाजसेवी भी मौजूद थे। खबर प्रयागराज से है, जहां संदिग्ध आतंकी रिजवान अशरफ का कनेक्शन तलाशने के लिए दिल्ली की स्पेशल सेल और एटीएस प्रयागराज पहुंची। नैनी इलाके के कसाई मोहल्ला चकदोंदी में असद के घर की छापेमारी की गई। असद समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शारिक के परिवार का है। संदिग्ध आतंकी रिजवान का सपा नेता के परिवार के लोगों से नजदीकी रिश्ता माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि शारिक के चचेरे भाई हसन से रिजवान की गहरी दोस्ती थी। जांच एजेंसियों ने करीब 5 घंटे तक चकदोंदी में छानबीन कर कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी रही। दोनों के बीच हुई कुछ संदिग्ध बातचीत के आधार पर जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए प्रयागराज पुलिस की मदद ली गई। आजमगढ़ के रहने वाले रिजवान अशरफ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 दिन पहले गिरफ्तार किया था। लखनऊ से हुई थी रिजवान की गिरफ्तारी। सूत्रों का दावा था कि एक रिजवान अशरफ ने जांच एजेंसी को दिए गए बयान में तमाम चौंकाने वाले खुलासे किए। अगली खबर अयोध्या से है, जहां अब वह दिन दूर नहीं जिसकी प्रतीक्षा पूरे भारत में लोगों को करना था कि हमारे प्रभु श्री राम में कब विराजमान होंगे, राम मंदिर में कब विराजमान होंगे। बड़े सौभाग्य की बात है, राम जन्मभूमि हम लोगों की वर्तमान समय में तैयारी चल रही है। बीते समय में सन 1528 में 76 बार हमला हो चुका है। अब तक जन्म भूमि के लिए बाबरी मस्जिद बनने से पूर्व हिंदुओं ने जो संघर्ष किया था, राम जन्मभूमि तोड़ने के लिए मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने जो चढ़ाई की थी, जिसमें 1,76,000 हिंदुओं का बलिदान 1528 में हुआ था। अब तक 76 बार हमले हो चुके हैं। हिंदुओं ने राम मंदिर के लिए शहीद हुए हैं और सौभाग्य की बात तो ये है कि हम लोगों के समय में
राम जन्मभूमि पुनः बनकर तैयार हो रहा है। आने वाले जनवरी में भगवान विराजमान होंगे, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का मुख्य योगदान है। जिस तरह वह कार्य कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। 1990 में जो हिंदुओं ने अपने सीने पर गोलियां खाई थी और अपने प्राण को त्याग दिया था, अयोध्या के क्षेत्र में जिस अयोध्या का कार्यक्रम रखा गया, सीताराम मानस का पाठ जो 24 घंटे चल रहा है, किस तरह हिंदुओं की आत्मा की शांति के मानस भवन राम का पाठ चल रहा है और लोगों की आत्मा को शांति मिले, रामलला की कृपा हो। माननीय अशोक सिंघल उसे क्षेत्र में प्रतिमा होनी चाहिए। रामलला की कुर्बानियां दिया है स्वर्गीय वासुदेव गुप्ता ने, राजेंद्र सरकार ने, राजकुमार बंधुओं ने, कोठारी बंधुओं ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनके नाम से प्रतिमा या चौराहा स्थापित हो। तीर्थ क्षेत्र पुरोहित ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश महाराज वह बड़े स्थान के पुजारी गगन देव महाराज का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जानकी घाट बड़ा स्थान, राम दरबार, गगन देव शरण पुजारी, गजक पिठारेश्वर महामंडलेश्वर श्री महाराज की कृपा पर बड़े ही दिव्य भव्य काशी स्थान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की इस वसुंधरा पर भव्य नव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। निर्माण के साथ साथ सड़कों का निर्माण, नदी का निर्माण, सौंदर्यीकरण, जो हमारे अयोध्या में प्राचीनतम कुंड थे, जैसे सूर्य कुंड, श्रावण कुंड, दंड धावन कुंड, विभीषण कुंड, इसका भी नवनिर्माण चल रहा है। लाइट की व्यवस्था, सब व्यवस्थाओं से परिपूर्ण ये अयोध्या नगरी हो रही है। इसमें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और संपूर्ण विश्ववासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो सरकारी दिनांक रखी गई है 22 जनवरी 2024, भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर में होनी है, उसके साथ ही जो हमारे पूर्वजों ने जिनने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्बानियां दी, जो शहीद हो गए, उनके लिए भी हमको सबको सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए। उसके लिए जैसे यज्ञ महोत्सव करना चाहिए, यज्ञ हो, उनके लिए स्मारक बनाना चाहिए, उनके लिए उद्यान बनाना चाहिए, जिसमें उनको सदियों तक भूला ना जा सके। क्योंकि इनका जो बलिदान है वो एक अत्यंत गौरवान्वित करने वाला बलिदान है। कहते हैं बच्चा बच्चा राम का और देश धर्म के काम का, जो नहीं है देश का, जो नहीं है राम का, वो नहीं किसी काम का। तो इन्होंने राम जी के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, सर्वस्व बलिदान दे दिया। तो इनके लिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इनके लिए बहुत कुछ करें। इन लोगों के लिए जितना भी करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि इनका बलिदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अयोध्या के ही वासुदेव गुप्ता जी और भी शरद कोठारी जी, इन लोगों ने जो अपना बलिदान दिया, और भी अनेक महात्मा है, दिगंबर अखाड़ा के श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज, और राम जन्मभूमि के आंदोलन में हमारे श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय रसिक पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषण अनंत श्री संपन्न श्री जन्मेजय शरण जी महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है राम जन्मभूमि के लिए। और संपूर्ण विश्व में जो धर्म की, देश की अलग जगह हैं, ऐसे प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत सदगुरुदेव भगवान, तो हमारे गुरुदेव तो बहुत कुछ करने वाले हैं और बहुत कुछ करेंगे। और सभी देश धर्म के लोग भी इस सनातन धर्म के लिए, रामलला के लिए और इन शहीदों के लिए बहुत कुछ करें। जैसे अभी हम नवरात्रि के इन दिनों में वहां नर्मदा के तट पर जाएंगे और वहां श्रीधाम, जहाँ शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम दूत प्रभात चक्रितो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखला निलिम्ब परिषद सिद्धिम विलसते निकम। भगवान श्री शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की तपोभूमि
भौतेश्वर और अमंती गंगा के निकटवर्ती सालीवाड़ा ग्राम मालीवाड़ा में बड़ा ही दिव्य जागरण होगा और शहीदों के लिए महाआरती होगी और नर्मदा तट पर जाकर के दिव्य आहुतियां होंगी, भजन कीर्तन होगा, अन्न क्षेत्र चलेगा। उस श्री राम मंदिर में जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए सच्ची तिलांजलि, श्रद्धांजलि और तर्पण, मार्जन और भंडारा और यज्ञ आहुति वो सब नर्मदा तट पर अभी होगा। 12 तारीख को हमें अयोध्या से प्रस्थान करना है श्रीधाम गोटेगांव जबलपुर के लिए। ग्वारी घाट, झांसी घाट, तिलवारा घाट, सत्तारा, ब्रह्मण घाट इत्यादि इन घाटों पर बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम होगा समस्त ग्राम सालीवाड़ा के सहयोग से। जय सिया राम। अयोध्या सरकार, हनुमान जी महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करें। श्री किशोरी जी शंकरदेव भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। चित्रकूट स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। लगभग 20 छात्राएं दूषित भोजन करके गंभीर रूप से बीमार हुई। आनन फानन में विद्यालय के प्राचार्य और कर्मचारियों द्वारा नजदीकी जानकी कुंड चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। 2 बच्चियों की हालत गंभीर है और इलाज चल रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता करने पर उतारू हुए प्राचार्य और कर्मचारी। बीते दिनों भी एकलव्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य और कर्मचारियों की तानाशाही और मनमानी से तंग आकर बच्चों द्वारा खुद को विद्यालय के कमरों में कर लिया गया था बंद, और जिसके बाद मौके पर पहुंचकर एसडीएम मझगवा जितेंद्र वर्मा द्वारा मामले को हल कराया गया था। अब एक बार पुनः बच्चियों में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। मीडिया कर्मियों द्वारा चित्रकूट सहित नायब तहसीलदार और एसडीएम को फोन पर जानकारी दी गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार चित्रकूट हिमांशु शुक्ला और पुलिस द्वारा बच्चियों के बयान लेते हुए घटनाएं की जा रही हैं। मायानगरी से धर्मनगरी पधारे महामंडलेश्वर मंडल पीठाधीश्वर द्वाराचार्य टीला गद्दाचार्य माधवाचार्य महाराज के सुअवसर पर राम सेवकपुरम स्थित रामाधाम आश्रम में एक दिव्य एवं भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। महामंडलेश्वर महाराज के साथ अन्य कई मंडलेश्वर का भी आवागमन हुआ। इस सुसंयोग पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा आदि अनेकों राज्यों से उपस्थित हुए भक्तगणों के साथ साथ रामनगरी के लगभग सभी छोटे बड़े साधु संत महंत आदि ने पहुंचकर महामंडलेश्वर महाराज के दर्शन कर उनके सानिध्य में कुछ क्षण व्यतीत कर स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस किया। इस अवसर पर रामधाम आश्रम के मुख्य महंत राम बालक दास त्यागी महाराज एवं अन्य भक्तों ने क्या कहा, जरा सुनिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।